Hello everyone, I am Dr. Gunjan and welcome back to my channel Planet Homeopathy. In our organic series of Stuart Claus philosophy, today we are going to study the lecture third of Stuart Claus, that is the schools of philosophy. So let's start the topic. इस चैप्टर में डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के बारे में बताया है, जिसकी हेल्प से हम हैनीमैन की फिलोसफी को इजीली समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मटेरियलिज्म, सेकंड नंबर पे आता है आइडियलिज्म एंड थर्ड वन इज सब्सटेंशियलिज्म। अब हम मटेरियलिज्म के बारे में देखते हैं। मटेरियलिज्म के अकॉर्डिंग सिर्फ फिजिकल चीजें, टेंजिबल थिंग्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं वही रियल होती हैं। इसके अकॉर्डिंग माइंड एंड सोल को भी फिजिकल मैटर के लॉज के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन किया है। इनके अकॉर्डिंग माइंड एंड सोल बॉडी के प्रोडक्ट्स हैं। अब क्योंकि बॉडी फिजिकल है, टेंजिबल है, जैसे हम टच कर सकते हैं, वो एक फिजिकल मैटर है, तो इसके जो प्रोडक्ट है माइंड एंड सोल, उन्होंने इसे भी टेंजिबल कंसीडर किया है। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जितनी भी एनर्जीज, लॉज, प्रिंसिपल्स, माइंड, ये सारी चीजें टेंजिबल होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मटेरियलिस्टिक होती है और इन्होंने हर चीज को, चाहे वो एनर्जी हो, लॉ हो, प्रिंसिपल हो, इवन हमारा माइंड हो, उन्हें मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में ही एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म की फिलॉसफी ये कहती है कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे माइंड में है, वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, उसी से पूरा यूनिवर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हैनीमैन को आइडियलिस्टिक एक टाइम पे कहा जाता था। होम्योपैथी में हम यही पढ़ते हैं कि स्पिरिट, माइंड एंड बॉडी, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। जब स्पिरिचुअल लेवल पे कोई परेशानी होगी तब जाके वो मेंटल लेवल को अफेक्ट करेगी और मेंटल लेवल के बाद में ही फिजिकल सिम्टम्स हमारी बॉडी में अपीयर होते हैं। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को लगता था कि हैनीमैन जो है वो आइडियलिस्टिक है, बट वो आइडियलिस्टिक नहीं, वो सब्सटेंशियलिस्ट थे। अब जो लास्ट में आता है थर्ड पॉइंट, सब्सटेंशियलिज्म, वो क्या होता है? सब्सटेंशियलिज्म फिलोसफी के अकॉर्डिंग हर किसी चीज का एक बेस होना चाहिए, हर इफेक्ट के पीछे कोई कॉज होना चाहिए। स्टुअर्ट क्लॉस ने स्टार्टिंग से ही इसी को एक्सप्लेन किया है कि कुछ भी फिनोमिना होता है, जो भी इफेक्ट्स होते हैं, जो भी एक्शंस होते हैं, उन सभी के पीछे एक कॉज होना जरूरी है। बिना कॉज के कोई इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो सब्सटेंशियलिज्म की थ्योरी यही कहती है कि एक बेस होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रिंसिपल के लिए, किसी भी लॉ के लिए, किसी भी इफेक्ट के लिए। सब्सटेंशियलिज्म को इन्होंने साउंड के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। जैसे जो साउंड है वो ट्रेवल करता है एयर के, अगर एयर मीडियम नहीं होगी तो साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। मतलब यहाँ साउंड को भी एक मीडियम चाहिए, एक बेस चाहिए जो कि एयर है, जिसके बिना वो ट्रेवल नहीं कर सकता। यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, साउंड, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी की, ये सारी चीजें रियल होती हैं। अब रियल कैसे? सब्सटेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग हर किसी का बेस होगा तभी वो रियल होंगी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें फिजिकल चीजें अट्रैक्ट होती हैं ग्राउंड की ओर, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन है, मतलब ये एक कॉज है, इसको कोई एक एनर्जी मिल रही है जिसके कारण ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही है, तो ये उसका मीडियम हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से एप्पल जो है वो फ्लोर की साइड आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में भी उन्होंने यही बताया है कि दो अगर मैग्नेट या मैग्नेट और कोई मेटल रखा हुआ है, पर जब तक वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, जब तक वहां पर उसका कोई मीडियम नहीं होगा, कोई बेस नहीं होगा, वो आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे। साउंड को देखें तो साउंड में भी उन्होंने बताया है कि वेव्स की फॉर्म में उसे ट्रेवल होना है, पर उसे एयर चाहिए, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, एक बेस की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगा। लाइट भी उसी तरह ट्रेवल करती है, उसे एक बेस चाहिए, उसे एक मीडियम चाहिए। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी को एक मीडियम चाहिए होता है जिसके थ्रू वो ट्रेवल करते हैं। ये सारे फोर्सेस है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, बट स्टिल ये सारी चीजों का इफेक्ट दिखता है क्योंकि इनके पीछे कॉज है, इनके पीछे एक इफेक्ट है। इसी चीज को स्टुअर्ट क्लॉस ने एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं हम मोशन के बारे में। तो मोशन हम जानते हैं किसी भी चीज का मूवमेंट होने को ही हम मोशन कहते हैं, बट जब तक मोशन के पास भी कोई बेस नहीं होगा वो रियल एंटिटी नहीं है। जैसे मोशन हम जानते हैं किसी भी चीज के मूवमेंट को हम मोशन बोलते हैं, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक बेस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो हम उसे मोशन कैसे कह सकते हैं? मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें एक बेस की रिक्वायरमेंट है, एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ईथर को भी सब्सटेंशियलिज्म के तौर पे कंसीडर किया गया। अब ईथर होता क्या है? ईथर स्पेस का एक इनविजिबल पार्ट है जिसके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशन स्पेस में वाइब्रेशन जो ट्रेवल करते हैं वो ईथर के थ्रू ट्रेवल करते हैं। तो ईथर भी एक बेस है, तो उसे भी सब्सटेंशियल कंसीडर किया गया है। सब्सटेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग लाइफ को भी एक रियल सब्सटेंस माना गया है, क्योंकि लाइफ विच इज वाइटल फोर्स, वो हमारी ह्यूमन बॉडी को रेगुलेट कर रही है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को
पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दी, उसके सारी एक्टिविटीज को, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, उस यहाँ पर माइंड को भी एक इंटेलिजेंस सोर्स की तरह बताया गया है, क्योंकि माइंड के अंदर ही सारी थॉट प्रोसेस हो रही है। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग लाइफ और माइंड, लाइफ मतलब वाइटल फोर्स या सोल, और माइंड, इन दोनों को ही एनर्जी का दो फॉर्म कहा गया है। एनर्जी के ये दो फॉर्म है। जैसे सबसे पहले वाइटल फोर्स में कुछ रीअरेंजमेंट होगा जो कि मेंटल लेवल पर एक्सप्रेस होगा। देन मेंटल लेवल पर एक्सप्रेस होने के बाद वो फिजिकल हमारी बॉडी पर अपने आप को प्रेजेंट करेगा। तो ये दोनों कंसेप्ट जो है वाइटल फोर्स और माइंड, ये दोनों ही आपस में रिलेटेड होते हैं कि दोनों ही एनर्जी के दो सोर्स हैं। ये दोनों ही एनर्जी के दो फॉर्म हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, बट ये बेस है हमारी ह्यूमन बॉडी को रन करने के लिए। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हैनेमैन को पहले आइडियलिस्ट समझते थे लोग, बट ही वाज नॉट आइडियलिस्ट, ही वाज सब्सटेंशियलिस्ट। उन्होंने हमेशा ही लाइफ, लॉस, प्रिंसिपल, मैटर, डायनामाइजेशन, जिसे हम पोटेंटाइजेशन में पढ़ते ही हैं, इन सभी को उन्होंने हमेशा एक्सप्लेन किया है, इन सबके पीछे का लॉ बताया है, इन सबके पीछे का कंसेप्ट बताया है, जिसका आधार है एक बेस। बिना किसी बेस के, बिना किसी कॉज के कोई इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। यही चीज हैनेमैन ने भी बताई है और अभी तक स्टुअर्ट क्लॉसबी इसी बात पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि बिना किसी कॉज के इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। हैनेमैन ने सुप्रीम बीइंग मतलब गॉड को भी इंपॉर्टेंस दी है और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को भी इंपॉर्टेंस दी है। गॉड को इंपॉर्टेंस दी है या सुप्रीम बीइंग को इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि वाइटल फोर्स को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वाइटल फोर्स जो एक इनविजिबल है बट वो हमारी बॉडी को रन कर रहा है, जिसे हम सोल भी कहते हैं। उन्होंने उस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया और वहीं पर उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को भी इंपॉर्टेंस दी है, उन्हें एक्सेप्ट किया है, तभी जाके हमारा पोटेंटाइजेशन, डायनामाइजेशन और होम्योपैथी के लॉज को उन्होंने एक्सप्रेस किया। होम्योपैथी आज एलोपैथी से थोड़ा सा पीछे इसी वजह से है क्योंकि ये जो सुप्रीम बीइंग का कंसेप्ट है या वाइटल फोर्स का, सोल का जो कंसेप्ट है, हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि ये इनविजिबल है, ये मटेरियलिस्टिक नहीं है। और एलोपैथी या मॉडर्न साइंस जो है वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच को ज्यादा फॉलो करती है। उनके लिए जो चीज दिखाई दे रही है, जिसे हम टच कर सकते हैं, वही रियल है। बट हम वाइटल फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम वाइटल फोर्स को शो नहीं कर पाते, इस वजह से आज हम थोड़ा सा पीछे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारा साइंटिफिक अप्रोच है, जिसके अंदर हम डायनामाइजेशन, पोटेंटाइजेशन को पढ़ते हैं, उसके थ्रू हम हमारी मेडिसिन को एक्सप्रेस करते हैं। हैनेमैन बहुत प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेस्ड थिंकिंग रखते थे। वो प्रैक्टिकल तो सारे करते ही थे कि जो चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में चल रही है उन्हें वो एक्सेप्ट करते थे, बट वो अपने एक्सपीरियंस को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ही सारी चीजें सीखी हैं। जैसा अभी हमने देखा कि हैनेमैन ने दोनों स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों ही चीजों को एक्सेप्ट किया है, दोनों ही चीजों के ऊपर वर्क किया है, जिसके ऊपर होम्योपैथी बनी है। लॉर्ड बैकन की फिलॉसफी ने हैनेमैन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। लॉर्ड बैकन लॉजिकल इंडक्शन पे बिलीव करते थे और हैनेमैन ने भी इसी लॉजिकल इंडक्शन को होम्योपैथी के लिए यूज किया था, क्योंकि हैनेमैन बिलीव करते थे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सिस्टम को आगे रन करने के लिए। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, इनसे हमें बहुत सारी न्यू बातें पता चलती है, हमारी गलतियां पता चलती हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। बेकन ने थ्योरेटिकल चीजों को रिजेक्ट किया और ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, जो कि हैनेमैन ने उन्हें फॉलो किया। उनका एक वर्क है नोवम ऑर्गेनस, जिसमें उन्होंने बेटर इन्वेस्टिगेशन मेथड्स के बारे में बताया है जो आर्ग्यूमेंट्स नहीं रियलिटी पर बेस्ड थे। हैनेमैन ने अपनी बुक के लिए ऑर्गन एंड वर्ड सिलेक्ट किया, जो बेकन और एरिस्टोटल से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने सिलेक्ट किया। हैनेमैन के टाइम पर मेडिकल सिस्टम बहुत ज्यादा कंफ्यूज और कॉन्ट्राडिक्टरी था। वहां पर इमेजिनेशन से भरे सारे प्रैक्टिस होती थी, जिसमें ब्लड लेटिंग जैसे ट्रीटमेंट भी होते थे, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। यहाँ पर एक किंग लुइस का एग्जाम्पल दिया है, जिनको डॉक्टर बॉवर्ट ने गलत ट्रीटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने 47 टाइम्स उन्हें ब्लीडिंग करवाई और 215 टाइम्स एमेटिक्स दिए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो उस टाइम पर इस तरह के गलत ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा यूज होते थे, जिसमें ब्लड लेटिंग, फालतू में एमेटिक्स देना। उनको ये लगता था कि बॉडी पॉल्यूट हो गई है तो जितना ज्यादा फ्लूइड लॉस होगा उतनी ही अच्छे से बॉडी हील होगी, जो कि बहुत ज्यादा गलत ट्रीटमेंट था, बहुत ज्यादा गलत फिलॉसफी थी। उस टाइम पे मेडिकल सिस्टम में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बहुत ज्यादा कमी थी। उस समय डॉक्टर्स हार्मफुल वे ऑफ ट्रीटमेंट का यूज करते थे, जैसे ब्लड लेटिंग, लीच थेरेपी को यूज करना, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ तक हो जाती थी। और इसी वजह से हैनेमैन ने
न्यू प्रिंसिपल्स बनाने का डिसाइड किया जो प्योरली ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, जिसका एम है क्योर करना, जिसका एम है हील करना। इसीलिए होम्योपैथी को हीलिंग आर्ट भी कहा जाता है। बेकन और एरिस्टोटली से इंस्पायर होकर डॉक्टर हनीमन ने सोचा कि एक फिजिशियन का काम सिर्फ पेशेंट की डिजीज को समझना नहीं है, बल्कि पेशेंट को क्योर दिलाना है, पेशेंट को एक्चुअल में हीलिंग प्रोवाइड करना है, उसकी सफरिंग्स को कम करना है। उन्होंने फिजिशियंस को एडवाइस किया कि ये सारी कंफ्यूजिंग और यूजलेस थ्योरीज को छोड़ दो और हीलिंग पर फोकस करो, पेशेंट की कंप्लेंट्स को कम करने की कोशिश करो, ना कि उनकी सफरिंग को बढ़ाने। एक फिजिशियन की ड्यूटी होती है कि वो पेशेंट की हेल्थ को रिस्टोर करे, और इसी को हम हीलिंग कहते हैं। इस चैप्टर में आगे स्टुअर्ट क्लॉस ने रैशनल मेडिसिन के बारे में बताया है कि एक मेडिसिन को फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, उसके पीछे कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, और वो वेल प्रूव्ड होनी चाहिए वो मेडिसिन। ऐसे ही नहीं कि हम किसी भी थ्योरी के बेसिस पर मेडिसिन बना ले और उसे ऐसे ही प्रैक्टिस में यूज कर ले। पहले के लोग मानते थे कि जो डिजीज होती है वो गॉड का कर्स है, वो गॉड गुस्सा हुए हैं उस कारण हो रही है, तो उन्होंने गलत प्रैक्टिसेस को अपना लिया और उसी को आगे तक फॉलो करा। मॉडर्न मेडिसिन भी कभी कभी बिना फैक्ट्स और प्रूफ्स की बात करती है, बस जो सुपरस्टिशंस पहले से बने हुए हैं, जो पहले से ही बताया गया है, उन्हीं को वो ब्लाइंडली फॉलो करते जाते हैं। वर्ल्ड वॉर और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के टाइम पर भी मॉडर्न मेडिसिन इसी वजह से फेल हो गई थी, क्योंकि वो पुराने एजम्पशन के बेस पर ही ट्रीटमेंट दे रही थी, बिना किसी फैक्ट्स, बिना किसी रियलिटी को समझे। उस टाइम मॉडर्न मेडिसिन के ट्रीटमेंट से लाखों लोग मारे गए। उस टाइम पर 30% मोर्टेलिटी रेट था मॉडर्न मेडिसिन का, और वहीं जिन पेशेंट्स को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मिला वहां पर सिर्फ 1% मोर्टेलिटी रेट था। हैनीमन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन एक प्योर साइंस है जो हमेशा फैक्ट्स, लॉजिक, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन इन सभी पर बेस्ड होना चाहिए, नॉट ऑन एजम्पशंस और थ्योरीज।